हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम 2022 का प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। किस प्रकार का प्रश्न आता है, कहाँ कहाँ से आता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है 2022 का प्रश्न पत्र। समय रहता है 3 घंटे का और पूरा अंक है 100 मार्क का। इसमें 4 खंड होते हैं। तो पहला खंड है सामान्य ज्ञान। तो पहला प्रश्न क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? गीता, गीतांजलि, आनंदमठ, रघुवंश। तो इसका सही उत्तर है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था? 1913 को प्राप्त हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें और 3 प्रश्न ऐड हो जाते हैं कि गीतांजलि के लिए कब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913। और भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हमारे देश की श्रेष्ठ नारियों में से इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू अहल्याबाई होलकर ने कितने वर्ष शासन किया? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिवाजी की समाधि कहाँ तथा किस राज्य में है? राजयपुर मध्य प्रदेश, तलवन पंजाब, रायगढ़ महाराष्ट्र, कुंडग्राम बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, महाराष्ट्र रायगढ़। छत्रपति शिवाजी भारत के एक महान राजा थे, ठीक है। और इन्होंने पश्चिम भारत में ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। कौन? शिवाजी। और इनकी समाधि कहाँ पर है? रायगढ़ महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, रंगीला, सम्राट, पवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और ये मेवाड़ के राजा थे और अकबर इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। जो चेतक था, उनका घोड़ा, वो खुद घायल होकर अपने राजा महाराणा प्रताप को सुरक्षित रूप से लड़ाई से दूर ले जाता था हमेशा। अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत प्रधान थे कहाँ के? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस, चीफ ऑफ सुपरवाइजर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। जनरल बिपिन क्या थे? CDS के प्रधान थे, यानी कि प्रथम व्यक्ति थे। और वर्तमान कौन है? जनरल अनिल चौहान। वर्तमान CDS कौन है? अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, ओणम क्षेत्रीय त्यौहार है गुजरात का, असम का, केरल का, तमिलनाडु का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, केरल का। केरल का क्षेत्रीय त्यौहार कौन सा है? ओणम है, ठीक है। मुख्य रूप से ये केरला में मनाया जाता है, लेकिन इसकी धूम जो है वो पूरे दक्षिण भारत में होती है। 10 दिन तक मनाए जाने वाला त्यौहार है और खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान के लिए अनुच्छेद कौन से है? 1 से 14, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 24, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ख, अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार
कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सूचना का अधिकार कानून को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, स्वीडन, चीन। तो इसका सही उत्तर है स्वीडन, 1766 में। और भारत में कब लागू हुआ? 2005। भारत में कब लागू हुआ? 2005 को सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ सबसे पहले? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूचना का अधिकार लागू किया गया? तो वो होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी भारत के अरब सागर के तट पर स्थित खाड़ी है। ठीक है, खंबात की खाड़ी भारत के अरब सागर तट पर स्थित खाड़ी है। लूनी, माही, घग्गर, बनाम। तो इसका सही उत्तर है माही। इसमें साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती आदि कई नदियों का विलय हुआ है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती आदि अनेक नदियों का विलय कहाँ पर हुआ है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल था कौन? कॉर्नवालिस, बेलेजली, वारिंग हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर ही नहीं दिया गया है सही उत्तर। इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगर पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। ये प्रश्न शायद ये पूछना चाहते थे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और बंगाल का कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र अवस्थित है बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र अवस्थित है। ठीक है, और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। इसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली गार्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, धर्मेंद्र, रेखा। तो इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, अमिताभ बच्चन को 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है ये। ठीक है, और ये किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को। भारतीय सिनेमा के विकास और विकास के लिए जो उनकी योगदान है, इसी कारण उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। और रेखा जी को कब मिला था? 2023 में मिला था। ये पूछे भी जा सकते हैं परीक्षा में कि 2023 में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने पड़ोसी देशों से मिलती है? 8, 6, 7, 9। तो इसका सही उत्तर क्या है? ग, 7 देशों से मिलता है। कौन कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। लिख लेती हूँ, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान,
म्यांमार और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? रोहतांग पास, बोडमिल्ला पास, बरलाचा पास, सिपकिला पास। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है? तो इसका होगा बोडमिल्ला दर्रा, यानी कि बोडमिल्ला पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2009, 2010, 2011, 2012। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 18 अक्टूबर को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, यानी कि 6 महीने के अंदर जितने भी सारे पर्यावरण संबंधी समस्या है, मुद्दे हैं, उनको 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करना। अगला प्रश्न है, किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे कम है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा का वन क्षेत्र सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इस हरियाणा के लोग कृषि पर अधिक निर्भर करता है, इसलिए इनकी अधिकांश भूमि जो है वो भूमि के लिए उपयोग होता है। इसको याद रखना है। हरियाणा के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर करते हैं, इसी कारण जितनी भी भूमि है वो सब किस पर उपयोग होता है? कृषि पर उपयोग होता है। इसी कारण ये जो वन क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा कम है। और यह पूछा भी जा सकता है कि वन क्षेत्र सबसे अधिक राज्य वाला किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक है कहने से मध्य प्रदेश, और सबसे कम है कहने से हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, मुंबई। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। जो मुंबई का है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। और दूसरा कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? 2005, 2006, 2007, 2004। तो सही उत्तर है 2004। 2004 को भारत में पर्यावरण नीति प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहा जाता है? कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले मैं कुछ देर पहले ही बताई थी कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। तो इसकी सही उत्तर क्या होगी? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यानी कि अधिक किस महाद्वीप में जनसंख्या की जो घनत्व है वो अधिक है? एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है एशिया। एशिया विश्व में एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक है, एशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिनमें निम्न शब्द शामिल नहीं थे, कौन से नहीं थे बोले हैं। ठीक है, तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणतंत्र। तो कौन से शामिल नहीं थे? समाजवाद शामिल नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष शामिल नहीं थे और अखंडता शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी, पंचभद्रा झील, सांभर झील, लेक पेलस झील, रामगढ़ झील। तो इसका भी जो उत्तर है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? चिलिका झील। चिलिका झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिलिका झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिलिका झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है। यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे, खारे तो चिलिका, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू और कश्मीर के प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सामान्य ज्ञान का ये अंतिम प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। इसके बाद आता है खंड ख। तो चलिए अब खंड ख करते हैं। शिक्षण अभिरुचि से 25 प्रश्न हैं जो कि MCQ में हैं। पहला प्रश्न है, जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहते हैं? समूह संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण या शाब्दिक संप्रेषण। तो इसका क्या होगा? शाब्दिक संप्रेषण। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो इस प्रकार के संप्रेषण को शाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करोगी? देखेंगे कि शिक्षक कक्षा में निर्देश कैसे देता है। ख, उसके आत्ममूल्यांकन को जांचेंगे। ग, उसके विषय में अनेक विद्यार्थियों के निष्पादन की तुलना करेंगे। घ, किसी स्वतंत्र प्राधिकारी की सेवा लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, उसके आत्ममूल्यांकन को जांचेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करोगे? भाषा पर अधिकार विकसित करेंगे, विषय पर अधिकार विकसित करेंगे, कक्षा में विषय के बारे में बताएंगे, अनुशासन रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग, कक्षा में विषय के बारे में बताएंगे। अगर शिक्षण प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम विषय के बारे में बताना
जरूरी है कि हम आज कौन से विषय पढ़ेंगे। तो कक्षा में विषय के बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है। विद्यार्थियों की समस्याओं का ज्ञान, विषयों का सही ज्ञान, विद्यार्थियों के साथ संयम व लचीलापन, अनुशासन रखना। एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है। विद्यार्थियों की समस्या का ज्ञान, विषय का सही ज्ञान, विद्यार्थियों के साथ संयम व लचीलापन, अनुशासन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों के साथ संयम व लचीलापन। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है समूह निदेशक की, समूह के नेता और मार्गदर्शक के, एक प्रेरक के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? समूह के नेता और मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है, नवीन संचार माध्यमों जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संप्रेषण को कहा जा सकता है अंतःक्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण, सूचनारंजन संप्रेषण, उक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सूचनारंजन संप्रेषण। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, कक्षा में अनुशासन रखना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, उक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। आनंदमय बनाने से क्या होगा? जो छात्र होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, वो ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। अगला है, आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना, विद्यार्थी अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना, पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना, जहाँ ज़रूरत हो सहायता देना। तो इसकी सही उत्तर क्या होगी? विद्यार्थी अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए क्या आवश्यक है? रोचक, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, कक्षा में शक्ति, अनुशासन, अध्यापक का चतुर होना। तो इसका सही उत्तर है रोचक, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अनौपचारिक एवं घनिष्ठ, सौदार्यपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, शिक्षण तक सीमित, तटस्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सौदार्यपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण। अगला प्रश्न है, छात्रों में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? जो शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्न होते हैं, अभिरुचि के प्रश्न होते हैं, उनमें हम खुद को शिक्षक मानकर ही उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, तो छात्रों में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अंक देने में उदारता करेंगे, छात्रों के साथ घनिष्ठता, छात्रों की समस्या समाधान में मदद, अपने काम से मतलब। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र के समस्या समाधान में मदद करने से छात्रों में लोकप्रियता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के वर्तमान ज्ञान का निर्धारण करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाली वातावरणीय कारकों का निर्धारण करना चाहिए, विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना चाहिए, केवल पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना चाहिए। रुचि पैदा करने से बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए
आग्रह दिखाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि पिछली बेंच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते रहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको दंड देना चाहिए, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दें, प्राचार्य को सूचना दें, उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहें। तो इसका सही उत्तर होगा घ, उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहें। बच्चों को हम दंड नहीं दे सकते हैं, किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से हम दंडित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों को अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, दृश्य श्रवण सामग्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, चर्चा विधि। चर्चा विधि में क्या होगा? सभी लोग जो हैं अपनी बातें रखेंगे, सभी लोग उसमें भाग लेंगे। छात्रों को अधिकतम सहभागिता, चर्चा विधि में सभी लोग भाग ले पाएंगे। अगला है, ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे? ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे? श्रव्य दृश्य सामग्री विधि, प्रदर्शन विधि, समूह चर्चा विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, सुनने में अक्षम बच्चे से संप्रेषण स्थापित करने के लिए किसी अध्यापक को कौन सी तकनीकी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए? विवरण, अशाब्दिक संकेत, जोर से बोलना, श्रवण, सहायक साधन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख, अशाब्दिक संकेतों का ज़्यादा रूप से प्रयोग करना पड़ेगा। जो बच्चे सुनने में अक्षम हैं उन बच्चों के सामने संप्रेषण स्थापित करने के लिए अशाब्दिक संकेतों का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख ध्येय क्या है? तर्क क्षमता विकसित करना, सोच समझ की क्षमता विकसित करना, सूचना प्रदान करना, घ, क और ख दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ, तर्क क्षमता का विकसित करना, सोच समझ की क्षमता विकसित करना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, ध्येय है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन हेतु व्यावहारिक उपाय है? स्टाफ समिति, छात्र समिति, अभिभावक समिति, विद्यालय पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ, विद्यालय पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है किस प्रकार? महान व्यक्तियों को के कहानियों को सुनाकर, मूल्यों पर व्याख्यान देकर, आदर्श व्यक्ति बनकर, धार्मिक शिक्षाओं को अनदेखा करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग, आदर्श व्यक्ति बनकर नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सहपाठगामी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्य चर्चा में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षण बनाना, अभिभावकों और अध्यापकों के बीच संबंधों को सशक्त करना। विद्यालय में सहपाठ्यगामी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, सफल विद्यालय प्रबंधन की विशेषता है? लचीलापन, व्यवहार्यता, धन के रूप में लाभ, देश के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के अनुरूप। सफल विद्यालय प्रबंधन की विशेषता घ है, देश के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के अनुरूप। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए अध्यापक को उसके किस गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किस गुण को देना चाहिए? जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा, ईमानदारी, कठिन परिश्रम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिज्ञासा। जो जानने की इच्छा है उसको सबसे ज़्यादा
प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान में रखी जाने वाली बात है विषय वस्तु की प्रकृति, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, उपलब्ध संसाधन, विद्यार्थियों का लिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, यानी कि हम किस कक्षा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसकी क्षमता कैसी है, उसी हिसाब से हमें शिक्षण विधि का चयन करना है। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं और उनको हम लेक्चर विधि से हम उनको, यानी कि व्याख्यान विधि से हम उनको पढ़ाने लग गए। ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर के हिसाब से ही शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिका नियमित रूप से गृह कार्य नहीं करके ला रही है। आदिका एक लड़की है जो कि नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रही है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, उसे प्रधानाचार्य कक्ष में भेज देंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आदिका क्यों गृह कार्य करके नहीं ला रही है, उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला और शिक्षण अभिरुचि का अंतिम प्रश्न है ये, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को चोरी करने की आदत है, तो आप कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसकी नियमित गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे, दंड देंगे, अभिभावकों से उसकी आदत की चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? उसकी नियमित गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे कि बच्चा क्यों चोरी कर रहा है, उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग शिक्षण अभिरुचि की क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो अभी हम खंड ग की ओर चलते हैं, साहित्य एवं भाषा अभिरुचि। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पंचवटी, चिंतामणि, दीपशिखा, रत्नावली। तो रामचंद्र शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि। चिंतामणि निबंधात्मक ग्रंथ है। ठीक है, चिंतामणि निबंधात्मक ग्रंथ है और इसके 3 भाग हैं। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी का है और यह एक खंड काव्य है। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी का है और ये एक कविता संग्रह है। और रत्नावली जो है वो संस्कृत के कवि हर्ष। तो रामचंद्र शुक्ल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चिंतामणि। नीरजा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजिनी। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। तीसरा प्रश्न है, आजाद औरत का चेहरा के रचनाकार कौन है? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कमला भसीन, मल्लिका सेनगुप्ता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो है वो पंजाबी की सबसे लोकप्रिय लेखिका है, पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, B.R. अम्बेडकर, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है क, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगला भाषा के उपन्यासकार थे। यह बंगला भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है, गुणार्थक शब्द पंचामृत के अंतर्गत हैं। कौन से जो है वो पंचामृत के अंतर्गत आते हैं? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। दूध, मक्खन, घी, जल, शक्कर, दही, शक्कर, जल, मक्खन, दूध। या दूध, दही, घी, जल, शक्कर। तो इसका सही उत्तर है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। अगला प्रश्न है,
रैप की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप, रैप की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? गवर्नर सही है, मुहर्रम सही है, अंतर्गत गलत है, आकर्षण भी सही है। अंतर्गत का सही होगा ये, लेकिन यहाँ पर रैप लगा है तो ये गलत है। ठीक है, अगला है लोटा शब्द में या जोड़ने पर क्या होगा? लोटा शब्द पर या जोड़ने पर क्या होगा? लुटिया। क्या होगा? लुटिया। तो इसके कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है उद्धृत शब्द का सही संधि विच्छेद विग्रह होगा कौन सा? उत प्लस हृत, उद प्लस हृत, यहाँ पे द है, यहाँ पे त है, उत प्लस धृत, उत प्लस धृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत प्लस हृत। क सही है, उद्धृत। अगला प्रश्न है संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। कौन से उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। तो संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन से हैं? तो सम उपसर्ग है और शोधन जो है वो मूल शब्द है। तो इसका होगा ख। करेक्ट आंसर सम प्लस शोधन संशोधन। सम जो है उपसर्ग है और शोधन जो है वो मूल शब्द है। अगला प्रश्न है दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है। तो दैनिक में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। तो दैनिक में दिन प्लस इक, दिन इक, दिन प्लस इक दैनिक। तो इसका क सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? बोला गया है कि नहीं है। सबसे पहले देखना है कि हर, हर किसका है? महादेव जी का है। किसका है? महादेव। तो ये विष्णु का पर्याय नहीं है। चक्रपाणि, दामोदर, जनार्दन, ये तीनों जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है, लेकिन हर जो है वो महादेव का पर्यायवाची है, अर्थात विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ख। अगला प्रश्न है संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? संज्ञा के प्रकार, लिंग, वचन, काल। तो इसका सही उत्तर है काल। वाक्य में संज्ञा पदों का पद परिचय करते समय संज्ञा, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया और अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना आवश्यक है, लेकिन काल नहीं। अगला प्रश्न है अकस्मात क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक है कि परिमाणवाचक? तो इसका सही उत्तर है रीतिवाचक। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें अकस्मात जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत कौन सी है? अंधों में काना राजा, अधजल गगरी छलकत जाए, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बाप रे मारी मेड़की बेटा तीरंदाज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, ये ओछा आदमी अधिक इतराता है। ओछा आदमी अधिक इतराता है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका ये होगा। जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य किसमें है? सरल, संयुक्त, मिश्रित, नकारात्मक। तो
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जिसका मुझे भय था वही हुआ। ये कौन से वाक्य में है? सरल वाक्य में है कि संयुक्त वाक्य में है कि मिश्रित या फिर नकारात्मक वाक्य में है? अगला प्रश्न है समीचीन का पर्यायवाची है प्राचीन, नवीन, उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त, यानी कि समीचीन का पर्यायवाची उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब क्या है? ऊपर कहा गया अनुसार उपयुक्त। अगला प्रश्न है छल का विलोम शब्द क्या होगा? छल का विलोम यानी कि उल्टा विपरीत क्या होगा? सफल नहीं, विछल नहीं, अछल नहीं, निश्छल होगा। छल का निश्छल। 18 निम्नलिखित में से बेमेल शब्द है अपराह्न, पूर्वाह्न, आह्वान, मध्याह्न। तो इसमें से कौन सा जो है वो अलग है, कौन सा बेमेल है, यानी कि इसमें से एक ऐसा शब्द है जो तीनों से भिन्न है। तो जान लेते हैं सभी का अर्थ। अपराह्न यानी कि तीसरा पहर, पूर्वाह्न यानी कि सुबह से दोपहर तक के समय, आवाहन, आवाहन का मतलब है पुकारना या बुलावा देना, मध्याह्न यानी कि बीच का समय। तो ये जो है वो ये तीन जो है ये दिन के भागों के नाम है, ठीक है? अपराह्न, पूर्वाह्न और मध्याह्न। लेकिन ये आह्वान ये दूसरा है। इसका अर्थ क्या है? पुकार या बुलावा। तो इसका कौन सा होगा? ख। अगला प्रश्न है उपकार को ना मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतकारी, कृशांड। तो इसका सही उत्तर क्या है? कृतज्ञ, कृतघ्न, सॉरी, कृतघ्न। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतघ्न। अगला प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहते हैं सुहनु, सुश्रीप, सुशिप्र, सॉरी, सुग्रीव, सुबाहु। तो इसका सही उत्तर है सुग्रीव। इसमें जो सु है वो उपसर्ग है और ग्रीव जो है वो मूल शब्द है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव। अगला प्रश्न है ढोंगी शब्द का तत्सम है धानी, स्थानी, ध्यानी, धनिक। तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसमें से दो प्रश्न ऐसे हैं जिसको कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न है चोटी शब्द में या लगाने से, चोटी में या लगाने से क्या होगा? चोटी में या लगाने से होगा चुटिया। तो इसका सही उत्तर है ग। भूदेव में समास है भूदेव तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययीभाव समास है। तो किसी अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है तो अव्ययीभावी समास नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा। इसका होगा बहुब्रीहि समास। कौन से समास? बहुब्रीहि। भूदेव अर्थात कि भूमि के देवता यानी कि किसान, जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे कि 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके दशानन। दशानन का अर्थ क्या है? रावण। तीसरा अर्थ निकल रहा है, जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि हो जाता है। भूदेव यानी कि भूमि के देवता। भूमि के देवता कौन है? किसान। किसान यानी कि तीसरा अर्थ हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगला है नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। नयन है, चक्षु है, लोचन है, कर नहीं है। कर क्यों नहीं है? क्योंकि कर नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यह हाथ का पर्यायवाची है। हाथ का पर्यायवाची है
नयन, चक्षु और लोचन, ये तीनों जो है वो नेत्र का पर्यायवाची है और कर जो है वो हाथ का पर्यायवाची है। अंतिम प्रश्न है, सकल शक्ल का क्रमशः अर्थ है। सकल का मतलब संपूर्ण, शक्ल का मतलब सूरत या सकल का मतलब कला सहित, शक्ल का मतलब कला रहित, सकल का मतलब संपूर्ण, शक्ल का मतलब खंड, सकल का मतलब सूरत या शक्ल का मतलब खंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? सकल का मतलब संपूर्ण और शक्ल का मतलब सूरत। तो इसका होगा क। ये 25-25 मार्क के हो गए तीन खंड। अब है खंड घ। खंड घ में हिंदी भाषा दक्षता और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खंड जो है वो खंड घ है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके मतलब पाने की ज़्यादा क्योंकि अगर इसमें अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी परीक्षा भी अच्छी होगी। ठीक है, आप एंट्रेंस भी क्लियर कर लेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि आप हिंदी भाषा में आपकी कितनी दक्षता है, इसीलिए ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या रहता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश जो भी दिया होगा उसी गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। पहले गद्यांश को अच्छी तरह से एक नहीं दो बार नहीं, जितनी बार हो सके संभव हो सके पढ़ना है। उसके बाद उपयुक्त शीर्षक को लिखना है। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। जो भी अंश रेखांकित की गई है उस रेखांकित अंश को व्याख्या करना है। ये 4 मार्क में है। और उसके बाद आगे है, हमारा दृष्टिकोण राजनीतिक तथा आर्थिक आंदोलन की परिधि में ही सिमट कर रह गया है। इस कथन का तात्पर्य क्या है, इसे भी हमें पढ़ना है और समझ के लिखना है। और ये भी 2 मार्क का है। और ये लास्ट प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का भाव संक्षेप में लिखना है। तो हमें लाइन दिया होता है उसी के अंदर ही हमें लिखना होता है। ये 2 मार्क के हैं तो उसी हिसाब से हमें लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई किसी एक उक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। यानी कि इसको हमें भाव पल्लवन यानी कि विस्तारित रूप से लिखना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा अथवा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, दोनों में से किसी एक उक्ति का भाव विस्तार करना है, विस्तारित रूप से लिखना है। अगर इससे संबंधित कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन कौन से भाव पल्लवन हैं, भाव पल्लवन को कैसे लिखे जाते हैं, उसके ऊपर एक क्लास कर देंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट उक्ति है जिससे कि परीक्षा में आ सकते हैं और बहुत बार आ चुके भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका शीर्षक बताते हुए भाव संक्षेप कीजिए। तो उसी प्रकार का ये दूसरा भी है। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश का भाव संक्षेपण करना है। उसके बाद अंतिम में होता है 10 मार्क का निबंध, जिसे कि 150 शब्दों में लिखना होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में से एक करना होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं उपाय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषताएं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो निबंध है वो पूछे जाते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से निबंध हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, और सारे निबंध को भी वीडियो में लेकर आऊँगी। तो इस प्रकार से यह 2022 का प्रश्न पत्र था। इस प्रकार दिया हुआ होता है, हमें एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलता है। इसी के अंदर ही हमें 150 शब्दों में लिखना होता है। और सबसे ज़्यादा महत्व खंड घ है, क्योंकि इसमें हमें लिखना होता है और सटीक रूप से लिखना होता है, बिना अशुद्धि के साथ। तभी हमें इस भाग में
अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे अगर हम सटीक रूप से शुद्ध तरीके से लिखेंगे तो। कहाँ पर बिंदी लगना है, कहाँ पर नहीं लगना है, कहाँ पर कौन सी स होगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये अंतिम वाला जो खंड है उसको पूर्ण करना होता है और समय होता है 3 घंटे का। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी भी खंड के वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।